भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष का परिचय। भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष का परिचय देते हुए इसके संदर्भ में निम्न रूप से कहा जा सकता है। खगोल विज्ञान और ज्योतिष भारत की प्राचीन विद्या परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। दोनों का आधार ग्रह नक्षत्रों की गति और आकाशीय घटना रही है, परंतु इनके उद्देश्य अलग अलग है। भारतीय खगोल विज्ञान के संदर्भ में जानकारी देते हुए कह सकते हैं कि भारतीय खगोल विज्ञान को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत गणित ज्योतिष भी कहा गया है। इसका उद्देश्य आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि की गति, स्थिति और काल गणना रहा है। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार कही जा सकती है। वैदिक आधार, वेदों में विशेषकर ऋग्वेद और यजुर्वेद में खगोल संबंधी मंत्र मिलते हैं। दूसरी विशेषता काल गणना, दिन, मास, ऋतु और वर्ष की गणना खगोल शास्त्र के आधार पर होती थी। तीसरी विशेषता रही है पंचांग निर्माण। सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार पंचांग बनता था, जिसमें पर्व, त्योहार, व्रत और शुभ अशुभ मुहूर्त निश्चित किए जाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य सिद्धांत, जो कि प्राचीनतम खगोलीय ग्रंथ है। आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट का है। पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर का ग्रंथ है। और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, यह ब्रह्मगुप्त का ग्रंथ है। इसका योगदान इस प्रकार से रह चुका है कि शून्य और दशमलव पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया है। ग्रहण, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की है। पृथ्वी को गोल बताने का प्रमाण आर्यभट्ट ने किया है। ग्रहों की गति और कक्षाओं का गणितीय अध्ययन भी इसके भीतर किया गया। भारतीय ज्योतिष, ज्योतिष का उद्देश्य मानव जीवन पर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को समझना है। यह विज्ञान और अध्यात्म का मिश्रण माना जाता है। ज्योतिष की कई सारी शाखाएं हैं, जिसमें सिद्धांत ज्योतिष, जो नक्षत्र ग्रहों का गणितीय अध्ययन है। दूसरी शाखा है संहिता ज्योतिष, जिसमें भौगोलिक, प्राकृतिक और राजनीतिक घटनाओं का अनुमान किया जाता है। तीसरी शाखा है होरा ज्योतिष, जन्म कुंडली, ग्रह गोचर और भविष्यवाणी इसके भीतर आती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से बताई जा सकती है कि जैसे जन्म कुंडली, जन्म के समय ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति का एक चार्ट होता है। दशा प्रणाली, जीवन के विभिन्न कालखंडों का फलादेश होता है। गोचर, ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव को बतलाता है। और मुहूर्त, किसी कार्य के लिए शुभ समय का चयन इसमें किया जाता है। इसके भीतर प्रसिद्ध ग्रंथ इस प्रकार के हैं। बृहत संहिता, जो कि वराह मिहिर ने इसे लिखा है। जातक पारिजात वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा लिखा गया है। तो बृहत जातक वराह मिहिर का ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इन दोनों का अंतर और संबंध यदि देखें तो खगोल विज्ञान गणितीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन इसमें होता है। तो ज्योतिष में मानव जीवन पर इन ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर फलादेश प्राप्त होता है। दोनों ही परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष की गणनाएं खगोल विज्ञान पर ही आधारित होती है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो भारतीय खगोल विज्ञान ने वैज्ञानिक गणनाओं का आधार दिया और भारतीय ज्योतिष ने उन गणनाओं को जीवन एवं समाज से जोड़ा। भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष की पृष्ठभूमि और उत्पत्ति पर अभी चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति में खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों का विकास बहुत प्राचीन काल से होता आया है। यह ज्ञान केवल धार्मिक या भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी पृष्ठभूमि यदि देखें तो वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। इसमें ऋग्वेद और यजुर्वेद में सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों आदि ऋतु चक्र का वर्णन दिखाई देता है। नक्षत्र मंडल का ज्ञान विकसित हुआ। चंद्रमा की गति को 27 नक्षत्रों में बांटा गया। यह यज्ञ एवं धार्मिक अधिष्ठानों के लिए मुहूर्त और काल गणना आवश्यक थी, जिसमें खगोल गणना को जन्म दिया। ब्राह्मण और वेदांग काल। ज्योतिष वेदांग की रचना हुई लगभग 1200 ईसा पूर्व, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की गति, तिथियों और ऋतुओं की गणना का वर्णन किया गया है। यह काल खगोल शास्त्र के व्यवस्थित अध्ययन की नींव माना जाता है। संस्कृति और धर्म का प्रभाव इस पर है, जैसे त्योहार, व्रत, संस्कार और कृषि कार्य सब कुछ खगोलीय गणनाओं के आधार पर ही रहा है। इसलिए ज्योतिष और खगोल विज्ञान का संबंध धर्म और समाज से गहराई से जुड़ गया है। उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में प्राचीन आरंभ। भारतीय खगोल विज्ञान का आरंभ नक्षत्र दर्शन और काल मापन से हुआ है। चंद्र सौर पंचांग की परंपरा ने समय और ऋतु गणना को सरल बनाया है। शास्त्रीय काल लगभग 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना गया है, जिसमें आर्यभट्ट पृथ्वी को इन्होंने गोल बताया, उसके घूमने की गति का उल्लेख किया, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या की इन्होंने की है। वराहमिहिर जो 6ठी शताब्दी के रह चुके हैं, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता लिखी, जिसमें ज्योतिष और खगोल दोनों का समन है। उसके बाद ब्रह्मगुप्त जो 7वीं शताब्दी के रह चुके हैं, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में ग्रहों की गति और गणितीय सूत्र इन्होंने दिए हैं। उसके बाद भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी के रह चुके हैं, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान का उच्च स्तर। ज्योतिष की उत्पत्ति। ज्योतिष का मूल वेदांग ज्योतिष में है। यह 3 भागों में विकसित हो चुका है, जिसमें सिद्धांत ज्योतिष जो गणितीय खगोल है, संहिता ज्योतिष जो प्राकृतिक तथा सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करता है, होरा ज्योतिष जो कि व्यक्तिगत जन्म कुंडली और भविष्य फल दिखाता है। इस पर विदेशी प्रभाव भी रह चुका है, जैसे यूनानी, बेबीलोनियन और अरबी खगोल ज्ञान का भी भारत पर प्रभाव पड़ा है। गुप्त काल और मध्यकाल में इस ज्ञान का समन्वय हुआ है। अंततः भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष की उत्पत्ति वैदिक काल की काल गणना और नक्षत्र दर्शन से हुई है। आगे चलकर यह शुद्ध गणितीय विज्ञान और सामाजिक धार्मिक भविष्यवाणी प्रणाली जो कि ज्योतिष के रूप में विकसित हुआ। इसका आधार हमेशा ग्रह नक्षत्रों की गति और उनका मानवीय जीवन पर प्रभाव रहा है। धर्म और विज्ञान का संगम। धर्म और विज्ञान को अक्सर 2 अलग-अलग धाराओं के रूप में देखा जाता है। धर्म आस्था का और विश्वास पर आधारित है, जबकि विज्ञान प्रमाण और तर्क पर। लेकिन भारतीय परंपरा और विश्व इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां धर्म और विज्ञान का सुंदर संगम देखने को मिलता है। भारतीय संदर्भ में इसका संगम देखें तो वैदिक ज्योतिष और खगोल विज्ञान, यज्ञ हवन और त्योहारों के लिए शुभ मुहूर्त निकालने हेतु ग्रह नक्षत्रों की सटीक गणना की जाती थी। इससे पंचांग या कैलेंडर और समय गणना प्रणाली विकसित हो चुकी है। आयुर्वेद के संदर्भ में देखें तो धार्मिक अधिष्ठानों और जीवन शैली के नियमों के साथ साथ वैज्ञानिक की चिकित्सा पद्धति का संगम है। साथ ही ऋषि चरक और सुश्रुत ने धर्म आधारित जीवन शैली को स्वास्थ्य विज्ञान से जोड़ा। मंदिर, वास्तु और गणित। मंदिरों का निर्माण केवल आस्था का प्रतीक नहीं था,
बल्कि ज्यामिति, ध्वनि विज्ञान और खगोल विज्ञान पर भी आधारित। विश्व इतिहास में संगम, इस्लामी सभ्यता, मस्जिदों में नमाज के समय और दिशा निर्धारित करने के लिए खगोल विज्ञान और गणित का विकास हुआ है। ईसाई परंपरा में यूरोप के मठों में शिक्षा और विज्ञान का संरक्षण हुआ। कई वैज्ञानिक पादरी भी थे। आधुनिक दृष्टिकोण को अगर देखें तो विज्ञान जीवन को भौतिक सुविधा देता है, जबकि धर्म जीवन को नैतिक आध्यात्मिक संतुलन देता है। दोनों के समन्वय से ही जीवन पूर्ण होता है। विज्ञान बताएगा कैसे जीना है और धर्म सिखाएगा क्यों जीना है। योग शारीरिक विज्ञान और आध्यात्मिक साधना का मिलन है। तो ध्यान या मेडिटेशन मानसिक स्वास्थ्य और अध्यात्म का संगम है, जिसे आज न्यूरोसाइंस भी मान्यता दे रहा है। पर्यावरण संरक्षण, धर्म प्रकृति को पूजनीय मानता है, विज्ञान उसके संरक्षण के उपाय बताता है। अंततः धर्म और विज्ञान का संगम मानवता के लिए आवश्यक है। जब धर्म विज्ञान के साथ जुड़ता है तो वह अंधविश्वास से ऊपर उठता है, और जब विज्ञान धर्म से जुड़ता है तो वह नैतिकता और मानवता से संपन्न हो जाता है। कैलेंडर निर्माण और समय पालन की भूमिका, मानव सभ्यता के विकास में कैलेंडर निर्माण और समय पालन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह केवल खगोल विज्ञान की देन नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। कैलेंडर निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई? तो कृषि कार्य, बीज बोने और फसल काटने का सही समय जानने के लिए, पर्व त्योहारों, व्रतों और धार्मिक अधिष्ठानों के आयोजन के लिए, ऋतुओं और मौसम की भविष्यवाणी करने के हेतु, और साथ ही सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को संगठित करने के लिए। उसके उपरांत भारतीय परंपरा में कैलेंडर कैसे काम करता है? तो वैदिक काल की बात अगर करें तो चंद्रमा की गति को 27 नक्षत्रों में बांटकर समय मापा गया। एक वर्ष को ऋतु, अयन और संवत्सर में विभाजित किया गया। हिंदू पंचांग में लूनिसोलर प्रणाली, जो कि चंद्र और सूर्य दोनों की गति पर आधारित है। साथ ही तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार के आधार पर समय गणना करने के लिए। पूर्व त्योहार जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि आदि पंचांग पर आधारित है। शक संवत और विक्रम संवत भारत में प्रचलित प्रमुख काल गणना प्रणालियां मानी जाती। विश्व में कैलेंडर, मिस्र सूर्य आधारित कैलेंडर जिसमें 365 दिन हैं। बेबीलोन चंद्र और सौर कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर आज विश्व भर में मान्य है। समय और पालन की भूमिका के संदर्भ में देखें तो धार्मिक भूमिका कि जिसमें पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ और पर्वों का आयोजन समयानुसार होता है। वैज्ञानिक भूमिका के संदर्भ में देखें तो ऋतु परिवर्तन, कृषि, नौकायन और खगोल अध्ययन में सटीक समय की गणना करता है। सामाजिक भूमिका इसकी इस प्रकार रह चुकी है कि समाज में एकरूपता, अनुशासन और संगठित जीवन जीने के लिए यह उपयुक्त है। आर्थिक भूमिका व्यापार, लेन-देन और प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना। अंततः यह कहा जा सकेगा कि कैलेंडर निर्माण और समय पालन मानव जीवन की नियमितता और सामंजस्य का आधार है। यह धर्म और विज्ञान दोनों के संगम से विकसित हुआ और आज भी हमारी दिनचर्या, पर्व त्योहार, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को संचालित करता है। धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रभाव, धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य केवल पूजा या आराधना नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज, संस्कृति और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव इस प्रकार से दिखाई देता है।
आध्यात्मिक शांति के लिए, जैसे पूजा पाठ, जप और ध्यान से मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। अनुशासन, नियमित पूजा या व्रत जीवन में अनुशासन और संयम लाते हैं। स्वास्थ्य लाभ, यज्ञ, प्राणायाम, ध्यान आदि का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। सामाजिक जीवन पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है, जैसे एकता और मेलजोल, पर्व त्योहार और अनुष्ठान सामूहिक रूप से किए जाते हैं, जिससे समाज में एकजुटता आती है। सांस्कृतिक निरंतरता, धार्मिक अनुष्ठानों ने कला, संगीत, नृत्य और साहित्य को भी समाज में एकजुटता आती है। सांस्कृतिक निरंतरता, धार्मिक अनुष्ठानों ने कला, संगीत, नृत्य और साहित्य को भी समृद्ध किया है। नैतिक मूल्यों का विकास, धर्मोपदेश और अनुष्ठान समाज को सत्य, अहिंसा, दान और करुणा जैसी शिक्षाएं। आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव, आर्थिक गतिविधि जिसमें धार्मिक आयोजनों से व्यापार, दान और सेवा भाव बढ़ता है। पर्यावरण संरक्षण, अनेक अनुष्ठानों में वृक्ष, नदियां, पशु पक्षी पूजनीय माने गए, जिसमें प्रकृति संरक्षण की भावना विकसित हुई है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका प्रभाव दिखाई देता है, जैसे कई अनुष्ठान खगोल विज्ञान और समय गणना पर आधारित है, जैसे ग्रहण, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या पर किए जाने वाले अनुष्ठान। यज्ञ और हवन का वातावरण शुद्ध करने वाला वैज्ञानिक महत्व भी माना गया है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों का प्रभाव केवल धार्मिक न होकर व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र पर भी दिखाई देता है। उन्होंने मानव जीवन को दिशा, अनुशासन और सामूहिकता प्रदान की। प्रमुख खगोलीय शब्द और अवधारणाओं का अवलोकन। भारतीय खगोल विज्ञान और आधुनिक खगोल विज्ञान में कई मूलभूत शब्द और अवधारणाएं प्रयोग किए जाते हैं। इनका ज्ञान समय गणना, पंचांग निर्माण और ज्योतिषीय गणना के लिए आवश्यक होता है। सबसे पहले समय मापन से जुड़े शब्दों को हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें तिथि, जैसे चंद्रमा के सूर्य से 12 अंश दूर जाने पर एक तिथि पूरी होती है। इन्हें एक माह में 30 तिथियां, वार या जिसे सप्ताह कहते हैं, 7 दिनों का चक्र, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इसके साथ ही नक्षत्र के संदर्भ में आकाश में स्थित 27 या 28 तारक समूह, चंद्रमा प्रतिदिन लगभग एक नक्षत्र पार करता है। योग, सूर्य और चंद्रमा की दीर्घांशों के योग पर आधारित 27 योग माने गए हैं। करण, आदि तिथि को करण कहते हैं। कुल 11 करण। खगोलीय पिंड और गति। ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि आदि। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जो लगभग 27.3 दिनों के पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। भारतीय गणना में काल गणना का प्रमुख आधार माना जाता है। इसके साथ ही ग्रहण होते हैं। सूर्य ग्रहण, जैसे चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने से होता है। चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से होता है। अयनात, वर्ष के 2 बिंदु जब सूर्य उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में चरम पर पहुंचता है, जैसे गर्मी व शीत ऋतु का आरंभ होता है। विषुव, वर्ष के 2 बिंदु जब दिन और रात बराबर होते हैं, वसंत और शरद विषुव। गणितीय और समय संबंधी अवधारणाएं। संवत्सर, एक वर्ष, सूर्य या चंद्र आधार पर।
चंद्रमा चंद्रमा के पृथ्वी पर परिक्रमा पूरी करने में लगभग लगने वाला समय होता है। सौर मास सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है, जिसे 30 दिन लगते हैं। आयन सूर्य की गति को दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरायन, जिसमें मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक, और दूसरा है दक्षिणायन, कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक। भारतीय खगोल विज्ञान से जुड़े प्रमुख शब्द इस प्रकार से है, जैसे सिद्धांत, खगोलीय गणना के ग्रंथ, जैसे सूर्य सिद्धांत है। पंचांग से संबंधित काल गणना की तालिका, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण व त्योहार अंकित होते हैं। राशि, आकाश मंडल को 12 भागों में विभाजित किया गया है, मेष से मीन तक। लग्न, जन्म समय पर पूर्व दिशा में उदित राशि। गोचर, ग्रहों की वास्तविक गति और उसकी गणना। इसके साथ ही इन खगोलीय शब्दों और अवधारणाओं ने न केवल समय गणना और पंचांग प्रणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि धार्मिक अधिष्ठानों जैसे कृषि, समाज और ज्योतिष को भी प्रभावित किया है। आकाश को समझना, बुनियादी खगोलीय अवधारणाएं। आकाश को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत खगोलीय अवधारणाओं को जानना आवश्यक है। ये अवधारणाएं ही समय गणना, पंचांग निर्माण, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और खगोलीय घटनाओं की व्याख्या का आधार बनती है। जिसमें पहली अवधारणा इस प्रकार कही जा सकेगी: आकाशीय गोला, पृथ्वी को केंद्र मानकर चारों ओर फैला हुआ एक काल्पनिक गोला है। सभी ग्रह, तारे और नक्षत्र इस गोले पर स्थित मान लिए जाते हैं। इससे नक्षत्र ग्रहों की स्थिति समझना आसान होता है। दूसरा है क्षितिज और दिशा। आकाश और पृथ्वी की मिलने वाली रेखा क्षितिज कहलाती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं खगोलीय गणना की आधार रेखाएं हैं। ग्रह और तारे उदय अस्त होते दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी घूमती है। नक्षत्र और राशि। नक्षत्र आकाश को 27 से 28 तारक समूहों में बांटा गया है। चंद्रमा प्रतिदिन लगभग एक नक्षत्र पार करता है। राशि, आकाश को 12 भागों में बांटा गया है, मेष से मीन तक। सूर्य और ग्रह इन्हीं राशियों से होकर गुजरते हैं। सूर्य और चंद्रमा की गति। सौर दिवस, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन लगते हैं। चंद्रमास, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 29.5 दिन लगते हैं। सूर्य और चंद्रमा की गति ही ऋतु, मास और वर्ष की गणना का आधार है। अयन और विषुव। उत्तरायण, सूर्य का उत्तर की ओर गमन, जिसमें मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति तक। दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिण की ओर गमन, कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक। विषुव, जब दिन और रात बराबर होते हैं, वसंत व शरद ऋतु की शुरुआत। अयनांत, जब दिन सबसे बड़ा या सबसे छोटा होता है। ग्रहण और छाया की अवधारणा। सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि खगोलीय पिंड अपने अपने पथ पर निरंतर गतिमान रहते हैं। पंचांग की भूमिका। पंचांग ए कैलेंडर इन सभी अवधारणाओं पर आधारित है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण और ग्रहों की स्थिति दी जाती है। धर्म, कृषि और सामाजिक जीवन का संचालन इसी के अनुसार होता है। अतः आकाश को समझने की बुनियाद है आकाशीय गोला, नक्षत्र राशि, सूर्य चंद्र गति, अयन विषुव और ग्रहण जैसी घटनाएं। इन मूलभूत अवधारणाओं से ही मानव ने समय गणना
कैलेंडर निर्माण और ज्योतिष की परंपरा आकाशीय क्षेत्र और खगोलीय निर्देशांक। आकाश को समझने और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति निर्धारित करने के लिए खगोल विज्ञान में आकाशीय और खगोलीय निर्देशांक की अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आकाशीय क्षेत्र को यदि देखें तो यह एक काल्पनिक गोला है जिसकी कल्पना पृथ्वी को केंद्र में मानकर की जाती है। ऐसा मानते हैं कि सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और तारे इसी गोले की सतह पर स्थित है। साथ ही इससे आकाशीय पिंडों की स्थिति मापना और समझना आसान हो जाता है। इसके प्रमुख घटक इस प्रकार है। आकाशीय विषुववृत्त रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा को बढ़ाकर आकाशीय गोले पर मान लिया जाता है। आकाशीय ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की दिशा में आकाशीय गोले पर कल्पित एक बिंदु है। क्रांतिवृत्त सूर्य का प्रत्यक्ष पथ जिसे अर्थ की परिक्रमा के कारण दिखता है। राशियां कांतिवृत्त को 12 भागों में बांटकर मेष से मीन तक 12 राशियां निर्धारित की गई है। खगोलीय निर्देशांक प्रणाली ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बताने के लिए आकाशीय गोले पर निर्देशांक तय किए जाते हैं। यह निर्देशांक मुख्यतः दो पद्धतियों के होते हैं। एक भूमध्य रेखीय प्रणाली तो दूसरी है क्रांतिवृत्तीय प्रणाली। इनका उपयोग किस प्रकार से होता है तो तारों और ग्रहों की स्थिति तय करने में, पंचांग और कैलेंडर बनाने में, नववहन और खगोल वेधशालाओं में मापन हेतु, ज्योतिषीय गणना जिसमें राशिफल या लग्न में। अतः कहा जाएगा कि आकाशीय क्षेत्र हमें एक काल्पनिक मंच देता है और जिस पर सभी खगोलीय पिंड स्थित माने जाते हैं और खगोलीय निर्देशांक प्रणालियां उनकी सटीक स्थिति मापने का गणितीय तरीका प्रदान करती है। अभी हम सूर्य और चंद्र ग्रहण क्या है इसे देखेंगे। ग्रह एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक स्थिति सीधी रेखा या लगभग सीधी रेखा में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इस समय चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है। इसके दो प्रकार है, तीन प्रकार है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढकता है। तीसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण, चंद्रमा सूर्य से छोटा दिखाई देता है और बीच से सूर्य ढक जाता है जब चारों ओर अंगूठी जैसी रेखा दिखाई देती है। अब चंद्र ग्रहण क्या होता है इसे देखेंगे। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। इस समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और वह अंधकारमय या लालिमा लिए दिखाई देती है। इसके भी तीन प्रकार बतलाए जा सकते हैं। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसमें चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का कुछ हिस्सा ही छाया में आ जाता है। उपछाया चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा केवल पृथ्वी की उपछाया या हल्की छाया से गुजरता है। ग्रहण कब होते हैं तो ग्रहण केवल अमावस्या और पूर्णिमा को ही संभव है। लेकिन हर अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा में लगभग 5 अंश झुकी हुई है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ग्रहण बिंदु पर एक रेखा में आ जाते हैं तभी ग्रहण घटित होता है। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व को अगर देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से
ग्रहणों से सूर्य और चंद्रमा के अध्ययन में मदद मिलती है। सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किया जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व है, जिसमें प्राचीन भारत में ग्रहण को विशेष धार्मिक महत्व दिया गया। साथ ही स्नान, दान और मंत्र जाप को पुण्यकारी माना गया है। साथ ही इसके संदर्भ में कहा जाएगा कि सूर्य और चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय घटना है, जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गति और स्थिति पर आधारित है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली मानी गई घटनाएं हैं। अब हम ग्रहों की अवधारणा को देखते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही आकाश में टिमटिमाते तारों और गतिशील ग्रहों ने जिज्ञासा उत्पन्न की है। भारतीय और आधुनिक दोनों खगोल परंपराओं में ग्रह या प्लैनेट्स का विशेष महत्व रह चुका है। ग्रह का सामान्य अर्थ यदि देखें तो वह है पकड़ने वाला। आकाशीय दृष्टि से में केवल खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रह वे आकाशीय पिंड है जिनका मानव जीवन और भाग्य पर प्रभाव माना गया है। दूसरी बात देखें, भारतीय परंपरा में ग्रह, भारतीय ज्योतिष और पंचांग में नवग्रह का उल्लेख किया गया है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इस प्रकार माने गए हैं। अंततः कहा जा सकता है कि यहाँ सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह माना गया है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान में वे क्रमशः तारा और उपग्रह है। राहु और केतु वास्तविक पिंड नहीं बल्कि छाया बिंदु है, जहां सूर्य, चंद्र, पृथ्वी की कक्षाएं मिलती है और ग्रहण होते हैं। आधुनिक विज्ञान में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसका द्रव्यमान इतना हो कि वह गोलाकार हो, अपनी कक्षा के आसपास के अन्य पिंडों को हटाकर प्रमुख बना हो। सौर मंडल के प्रमुख ग्रह इस प्रकार के हैं। आंतरिक, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों का महत्व इस प्रकार से है, जैसे खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति से समय और अंतरिक्ष की समझ, अंतरिक्ष अन्वेषण और ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करता है। ज्योतिष में जन्म कुंडली, भविष्यवाणी और पंचांग का आधार ग्रहों को जीवन की शक्तियों और प्रभावों का प्रतीक माना गया है। वही संस्कृति में नवग्रह पूजा, मंदिर स्थापत्य, संगीत और नृत्य में भी ग्रहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रह चुकी है। ग्रहों की अवधारणा दो स्तरों पर विकसित हो चुकी है, जिसमें वैज्ञानिक स्तर पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड है। धार्मिक ज्योतिषीय स्तर पर देखें तो ग्रह जीवन और प्रकृति पर भी प्रभाव डालने वाली शक्तियां है। 12 राशियां भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में आकाशीय गोले को 12 राशियों में बांटा गया है। इन राशियों का आधार सूर्य का प्रत्यक्ष पथ है। प्रत्येक राशि का विस्तार 30 अंश होता है और 12 राशियां मिलकर पूरे 360 अंश आकाश मंडल को पूरा करती है। 12 राशियों के नाम इस प्रकार है: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार की 12 राशियों के नाम है। राशियों का महत्व खगोल विज्ञान में राशियों का महत्व इस प्रकार है। राशियां वास्तव में आकाश के नक्षत्र क्षेत्र है। सूर्य प्रतिवर्ष क्रमशः इन 12 राशियों से होकर गुजरता है। राशियों का ज्योतिष में महत्व इस प्रकार है।
राशियां जन्म कुंडली का आधार है। प्रत्येक राशि का स्वामी ग्रह माना गया है। राशि के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव, गुण और जीवन की प्रवृत्तियां निर्धारित की जाती है। उपयोग: पंचांग निर्माण: सूर्य और चंद्रमा किस राशि में है, इससे पर्व और तिथियों का निर्धारण होता है। जन्म कुंडली और राशिफल: लग्न और चंद्र राशि जीवन के विभिन्न पहलुओं का मार्गदर्शन करती है। संस्कृति और धर्म: विवाह, यज्ञ, यात्रा आदि में शुभ अशुभ निर्णय राशियों के आधार पर ही होता है। अतः 12 राशियां वास्तव में आकाशीय पट्टियां हैं, जिनमें होकर सूर्य और ग्रह गुजरते हैं। इनका महत्व खगोल विज्ञान में गणना हेतु और ज्योतिष में मानव जीवन के भविष्य पर निर्माण हेतु है। नक्षत्र और चंद्र ग्रह: भारतीय खगोल शास्त्र और ज्योतिष में नक्षत्र और चंद्रमा का विशेष महत्व है। इन्हें समय गणना, पंचांग निर्माण और ज्योतिषीय फलादेश का आधार माना जाता है। नक्षत्र की अवधारणा इस प्रकार है। नक्षत्र का अर्थ है तारामंडल। प्राचीन भारत में आकाश को 27 और कभी-कभी 28 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक नक्षत्र लगभग 30 अंश 20 यानी 13 डिग्री 20 मिनट का विस्तार रखता है। चंद्रमा अपनी कक्षा में चलते हुए प्रतिदिन लगभग एक नक्षत्र पार करता है। इसीलिए नक्षत्रों को चंद्रपथ का आधार माना गया है। नक्षत्र और चंद्रमा का संबंध यदि देखें तो चंद्रमा को नक्षत्रों का स्वामी कहा गया है, क्योंकि वह प्रत्येक नक्षत्र में लगभग एक दिन रहता है। इसीलिए जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र के आधार पर दैनिक शुभ अशुभ कार्य, विवाह मुहूर्त और यज्ञादि का निर्णय होता है। नक्षत्रों का महत्व क्या है? तो खगोल विज्ञान में नक्षत्रों का महत्व है आकाशीय क्षेत्र को नापने और समय गणना के लिए। ज्योतिष में जीवन की प्रवृत्ति, स्वभाव और भविष्य बताने में। धार्मिक अनुष्ठान है, विशेष नक्षत्रों में किए गए कर्म अधिक पुण्यकारी माने जाते हैं, जैसे पुष्य, रोहिणी, श्रवण आदि। अतः नक्षत्र आकाशीय मंडल के वे 27 प्रमुख तारा क्षेत्र है, जिनसे होकर चंद्रमा प्रतिदिन गुजरता है। इसीलिए इन्हें चंद्रमंडल या चंद्र ग्रह नक्षत्र कहा गया है। इनका महत्व गणना, ज्योतिष और धार्मिक जीवन तीनों क्षेत्रों में अत्यंत गहरा है। पंचांग का महत्व: धार्मिक जीवन में पर्व, त्योहार, व्रत, मुहूर्त और अनुष्ठान का निर्धारण। वैज्ञानिक पहलू है, खगोलीय गणनाओं पर आधारित, जैसे सूर्य और चंद्रमा की गति। सांस्कृतिक महत्व है, पंचांग सामाजिक और कृषि जीवन का भी मार्गदर्शन करता है। फसल बोने और काटने में समय का निर्धारण भी पंचांग से ही होता है। पंचांग केवल कैलेंडर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का समय दर्पण है। इसमें खगोल विज्ञान की सटीक गणना और धर्म संस्कारों की परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आर्यभट्ट भारतीय खगोल विज्ञान के प्रणेता। भारत के महानतम वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में आर्यभट्ट का नाम सदैव अग्रगण्य है। इन्हें भारतीय खगोल विज्ञान और गणित का प्रणेता माना जाता है। आर्यभट्ट का परिचय: आर्यभट्ट
भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्हें भारतीय खगोल विज्ञान और गणित का जनक कहा जाता है। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी को हो चुका है। जन्मस्थान है कुशल ग्राम, वर्तमान बिहार के पटना क्षेत्र को माना जाता है। इनकी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से हो चुकी है। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं जिसमें आर्यभट्टीय, जो कि गणित व खगोल विज्ञान पर आधारित है। दूसरा ग्रंथ है आर्य सिद्धांत। यह ग्रह गणना और पंचांग निर्माण हेतु लिखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1975 में भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट इन्हीं के नाम पर प्रक्षेपित किया है। आर्यभट्ट का गणित में योगदान। शून्य और दशमलव स्थान मूल्य पद्धति का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया है। पाई का मान भी आर्यभट्ट ने दिया है। त्रिकोणमिति में जा, कोजा, वक्रजा आदि की अवधारणाएं आर्यभट्ट की है। वर्गमूल, घनमूल और बीजगणितीय समीकरणों के हल प्रस्तुत किए हैं। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट का योगदान। पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। सूर्य व चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। वर्ष की लंबाई लगभग 365 दिन निर्धारित की। चंद्रमा व ग्रहों की गति और कक्षाएं भी समझाई। ध्रुव तारा की स्थिरता का उल्लेख भी आर्यभट्ट ने किया। इनका महत्व इस प्रकार है। आर्यभट्ट ने पौराणिक मान्यताओं से हटकर खगोल विज्ञान को वैज्ञानिक आधार दिया। उनके विचार यूरोपीय वैज्ञानिकों से लगभग 1000 वर्ष पहले आए हैं। भारतीय गणित, पंचांग, समय गणना और ज्योतिष पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः आर्यभट्ट केवल गणितज्ञ ही नहीं, बल्कि सच्चे वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी थे। इनकी खोजों ने भारत को विश्व ज्ञान परंपरा में अग्रणी बनाया है। वे भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के प्रणेता और गौरव रह चुके हैं। आर्यभट्टीय के मुख्य विचार संक्षेप में इस प्रकार से है। पृथ्वी गोलाकार है और घूमती है। ग्रहणों का कारण छाया है, न कि राहु केतु। दिन रात पृथ्वी के घूमने से होते हैं। वर्ष 365 दिन का होता है। पाई का मान 3.1416 है। त्रिकोणमिति और बीजगणित का व्यवस्थित वर्णन आर्यभट्ट ने किया है। नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा और सूर्य की गति की गणना भी आर्यभट्ट ने की है। अतः आर्यभट्टीय भारतीय गणित और खगोल विज्ञान की आधारशिला है। इसमें आर्यभट्ट ने धर्मग्रंथों से परे जाकर प्रकृति और आकाशीय घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाया। यही कारण है कि उन्हें भारतीय खगोल विज्ञान का प्रणेता कहा जाता है। पृथ्वी का घूर्णन और आर्यभट्ट का सौरमंडल मॉडल। आर्यभट्ट ने उस समय ऐसी बातें कही थी जो 1000 वर्ष बाद यूरोपीय वैज्ञानिकों ने दोहराई। उनके आर्यभट्टीय ग्रंथ में पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में गहन विचार मिलते हैं। पृथ्वी का घूर्णन इस प्रकार इन्होंने कहा है। आकाश नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दिन और रात का कारण पृथ्वी का घूर्णन है, न कि सूर्य का घूमना। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे नाव में बैठे व्यक्ति को किनारा चलता हुआ लगता है, वैसे ही हमें सूर्य और तारे चलते प्रतीत होते हैं। यह विचार ग्रीक और यूरोपीय विज्ञान से कई शताब्दी पहले का है। आर्यभट्ट का सौरमंडल मॉडल। ग्रहों की गति।
चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की गति वास्तव में पृथ्वी के घूमने से आभासित होती है। ग्रहण का सिद्धांत। सूर्य ग्रहण चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आने से होता है। चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से होता है। इस प्रकार उन्होंने राहु केतु की पौराणिक मान्यता का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिया है। समय और वर्ष के बारे में वर्ष लगभग 365 दिन बताया है। ग्रहों और चंद्रमा की गति की सटीक गणना दी है। सौर मंडल की अवधारणा। पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य केंद्र के आसपास ग्रहों की गति के संकेत दिए। बाद में यह विकसित हुआ। यह विचार हेलिसेंट्रिक थ्योरी का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। इसका महत्व इस प्रकार से बताया जा सकता है। आर्यभट्ट का मॉडल प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने अंधविश्वास तोड़कर ग्रहण, समय और आकाशीय गतियों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाया है। यूरोपीय वैज्ञानिकों से लगभग 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने और खगोलीय घटनाओं को समझाया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन और सौर मंडल की गति के बारे में जो विचार दिए, वे आज के आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव है। वे भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के खगोल विज्ञान के महान प्रणेता कहे जाते हैं। जा की अवधारणा। भारतीय गणित और खगोल विज्ञान में जा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह वही है जिसे आज की त्रिकोणमिति में हम साइन कहते हैं। जा शब्द का अर्थ इस प्रकार से है। संस्कृत में जा का अर्थ है धनुष की डोरी। खगोल गणना में व्रत और जीवा की कल्पना से यह शब्द लिया गया है। यूनानी ज्यामिति में कोट जीवा का प्रयोग था। भारतीय गणितज्ञों ने कोट की आधी लंबाई को जा कहा। गणितीय परिभाषा इस प्रकार है, यदि किसी वृत्त को कोण बनाया जाए तो उस कोण के सामने की जीवा की आधी लंबाई जा है। जा और आधुनिक त्रिकोणमिति। आर्यभट्ट और अन्य भारतीय गणितज्ञों ने जा, कोजा, उत्क्रम जा, वक्र जा आदि की अवधारणाएं दी है। बाद में अरबी विद्वानों ने जा को जायब कहा। यूरोप में यह शब्द सिनस बन गया। इस प्रकार आधुनिक साइन शब्द की जड़ें भारतीय जा से ही जुड़ी हुई है। इसका उपयोग इस प्रकार से है। ग्रहों और चंद्रमा की स्थिति की गणना करना, पंचांग और ग्रहणों की भविष्यवाणी, ज्यामिति और वास्तुकला में अनुप्रयोग। जा की अवधारणा भारतीय गणितज्ञों की अद्भुत खोज थी, जिसने आगे चलकर विश्व को त्रिकोणमिति का आधार दिया। आज का साइन वास्तव में प्राचीन भारतीय जा का ही विकसित रूप कहा जाता। नक्षत्र और सौर दिवस। भारतीय खगोल विज्ञान में समय मापन और आकाशीय पिंडों की गति समझने के लिए नक्षत्र और सौर दिवस की अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण है। नक्षत्र, जिसका अर्थ है नक्ष अर्थात आकाश, त्र का अर्थ है रक्षा अथवा संरक्षण अर्थात आकाश के निश्चित तारे। चंद्रमा प्रतिदिन आकाश में अपनी गति करते हुए अलग अलग तारा मंडलों से होकर गुजरता है। आकाश को 27 और कभी-कभी 28 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। सौर दिवस, जिसकी परिभाषा है वह समय जिसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमकर पुनः सूर्य के सामने उसी स्थिति में आ जाती है, जिसकी अवधि लगभग 24 घंटे होती है। उत्तरकालीन
भारतीय और इस्लामी खगोल विज्ञान पर प्रभाव। भारत का प्राचीन खगोल विज्ञान विशेषतः आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर केवल भारतीय संस्कृति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव इस्लामी जगत और फिर यूरोप तक पहुंचा है। उत्तरकालीन भारतीय खगोल विज्ञान। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग इन्होंने किया है। ग्रहण, ग्रहों की गति और समय गणना की विधियां इसमें है। भास्कराचार्य, जिनका सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ग्रंथ है। गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक उल्लेख, जिसमें पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इन विचारों ने भारत में पंचांग परंपरा को और सटीक बनाया है। इस्लामी खगोल विज्ञान पर प्रभाव। अनुवाद आंदोलन के दौरान भारतीय ग्रंथों का अनुवाद हुआ। सिद्धांत, जिसमें अरबी में सिंध हिंद कहा गया। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की रचनाएं बगदाद के विद्वानों तक पहुंची। भारतीय गणितीय खगोलीय पद्धति ने इस्लामी विद्वानों को सटीक पंचांग, ग्रहण और समय गणना बनाने में मदद की, जिस पर प्रमुख प्रभाव इस प्रकार रहा है। अल ख्वारिज्मी, भारतीय अंक और गणित को इन्होंने अपनाया। अल बिरूनी भारत आया और भारतीय खगोल विज्ञान का गहन अध्ययन किया। अल बत्तानी, ग्रहण गणना में भारतीय विधियों का प्रयोग इन्होंने किया। इसका प्रभाव यूरोप पर भी पड़ा है। इस्लामी खगोल विज्ञान भारत में लैटिन में अनुवाद होकर यूरोप पहुंचा। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की विधियां अप्रत्यक्ष रूप से कोपरनिकस, कैल्पस और गैलीलियो तक पहुंची। उत्तरकालीन भारतीय खगोल विज्ञान ने गणित, त्रिकोणमिति और खगोलीय गणना को व्यवस्थित किया। इसने इस्लामी खगोल विज्ञान को गहराई से प्रभावित किया, जिसने बाद में यूरोपीय पुनर्जागरण को जन्म दिया। इस प्रकार भारत से चला ज्ञान प्रवाह इस्लाम के माध्यम से पूरे विश्व में फैला। ब्रह्मगुप्त और उनके योगदान। ब्रह्मगुप्त का परिचय। ब्रह्मगुप्त भारत के महानतम गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों में से एक थे। उनका जन्म राजस्थान के भीनमाल, जो कि गुर्जर प्रदेश में आता है, यहाँ हुआ है। वे उज्जैन वेधशाला के प्रमुख आचार्य थे, जो उस समय खगोल विज्ञान का मुख्य केंद्र था। ब्रह्मगुप्त ने गणित को शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का तोहफा दिया और खगोल विज्ञान को ग्रहण और ग्रहों की गति की वैज्ञानिक व्याख्या। वे भारतीय ही नहीं, बल्कि विश्व के महानतम गणितज्ञ खगोल शास्त्रियों में गिने जाते हैं। इनका जन्म 1998 में हो चुका है और मृत्यु लगभग 668 ईस्वी में हो चुकी है। इनका पद उज्जैन वेधशाला में प्रधान आचार्य रह चुके हैं। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जो कि गणित और खगोल विज्ञान पर आधारित प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसके साथ ही खंड खाद्यक, ग्रहों की गति और पंचांग निर्माण संबंधी यह ग्रंथ है। इन पर प्रभाव। उनके ग्रंथों का अनुवाद अरबी में हुआ और वे इस्लामी खगोल विज्ञान के आधार बने। अल बिरूनी और अल ख्वारिज्मी जैसे विद्वानों ने उनकी विधियों को अपनाया। यूरोप में पुनर्जागरण के दौर में अप्रत्यक्ष रूप से उनके विचार पहुंचे और आधुनिक गणित तथा खगोल विज्ञान पर भी इनका प्रभाव पड़ा। ब्रह्मगुप्त ने गणित को शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का विज्ञान दिया और खगोल विज्ञान को ग्रहण तथा ग्रहों की गति की सटीक गणना की विधियां। वे प्राचीन भारत के वैज्ञानिक गौरव के महान प्रतीक है। ब्रह्मगुप्ता की रचनाएं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कृति है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। यह ग्रंथ गणित और खगोल विज्ञान का विश्वविख्यात ग्रंथ माना जाता है, जिसने आगे चलकर भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय विज्ञान पर गहरा प्रभाव डाला है।
इस ग्रंथ का महत्व इस प्रकार से है। यह ग्रंथ भारत का पहला व्यवस्थित गणित खगोल विज्ञान का सिद्धांत है। अरबी अनुवाद के माध्यम से यह इस्लामी विद्वानों तक पहुंचा। बाद में यूरोप के गणितज्ञों और खगोलविदों ने भी इससे प्रेरणा ली है। अतः ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की वह अद्वितीय रचना है जिसमें गणित और खगोल विज्ञान का संगम हुआ। शून्य, ऋणात्मक संख्या, बीजगणित और ग्रहण गणना जैसी धारणाएं आज भी विज्ञान और गणित के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। शून्य और ऋणात्मक संख्या की अवधारणा। भारत ने गणित को सबसे बड़ी देन दी शून्य और ऋणात्मक संख्याएं। इन दोनों की व्यवस्थित परिभाषा और गणितीय नियम सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दिए। शून्य की अवधारणा। शून्य का अर्थ होता है कुछ नहीं या रिक्त। पहले शून्य केवल स्थान रखने के चिन्ह की तरह प्रयोग होता था। ब्रह्मगुप्त ने पहली बार इसे संख्या के रूप में मान्यता दी। ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक संख्या की अवधारणा भी दी। ऋण और धन संख्याओं के नियम सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने दिए। उन्होंने ऋण को ऋण और धन को धन, संपत्ति कहा। महत्व। शून्य और ऋणात्मक संख्या की अवधारणा ने गणित को नई दिशा दी। इनसे बीजगणित, अंकगणित और खगोल विज्ञान की गणनाएं संभव हुई। बाद में ये विचार अरब विद्वानों और यूरोप तक पहुंचे और आधुनिक गणित की नींव बने। संक्षेप में कह सकते हैं, ब्रह्मगुप्त ने गणित को शून्य को स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी और ऋणात्मक संख्याओं के नियम स्थापित किए। यही योगदान उन्हें विश्व के महानतम गणितज्ञों में से स्थान देता है। शून्य से जुड़े अंकगणित के कुछ नियम हैं। ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में परिभाषित किया और इसके साथ गणना करने के नियम बताए। इससे पहले शून्य केवल स्थान चिन्ह के रूप में प्रयोग होता था। इसमें जोड़, घटाना, गुना, भाग और शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, इस प्रकार के नियम उन्होंने बतलाए। ब्रह्मगुप्त ने शून्य को गणित का स्वतंत्र अंक मानकर उसके जोड़, घटाव, गुना और भाग के नियम स्थापित किए। यही कारण है कि उन्हें शून्य का जनक भी कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त द्वारा व्याख्यायित चंद्र और सूर्य ग्रहण। ब्रह्मगुप्त ने अपनी प्रसिद्ध कृति ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी है। चंद्र ग्रहण की व्याख्या वह इस प्रकार देते हैं। ब्रह्मगुप्त ने के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। उस समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा अंधकारमय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण की व्याख्या वह इस प्रकार देते हैं। ब्रह्मगुप्त ने कहा कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। उस समय चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ढक देता है और सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप से ढका हुआ दिखाई देता है। इसका महत्व इस प्रकार से है। ब्रह्मगुप्त की यह व्याख्या आज के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण से मेल खाती है। उन्होंने यह दिखाया कि भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक सोच भी रखते थे। उनके विचारों का प्रभाव बाद में इस्लामी खगोल विज्ञान और फिर यूरोप पर भी पड़ा। अतः ब्रह्मगुप्त ने स्पष्ट किया कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया से और सूर्य ग्रहण चंद्रमा की छाया से होता है। यह व्याख्या उस समय अत्यंत क्रांतिकारी थी और वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही साबित हुई। अरब गणितज्ञों पर ब्रह्मगुप्त का प्रभाव। ब्रह्मगुप्त की कृति ब्रह्मस्फुट सिद्धांत भारत की गणितीय और खगोलीय परंपरा का एक शिखर है। इसका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अरब जगत और वहां से यूरोप तक पहुंचा है।
यूरोप तक प्रभाव अरबों के माध्यम से ब्रह्मगुप्त की अवधारणाएं स्पेन और इटली होते हुए यूरोप पहुंची। यूरोप में मध्ययुगीन काल के गणितज्ञों ने इन्हें अपनाया। इससे आधुनिक गणित और खगोल विज्ञान की नींव पड़ी। अतः ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ने अरब गणितज्ञों को शून्य, ऋणात्मक संख्या, बीजगणित, त्रिकोणमिति और ग्रहण गणना जैसी अवधारणाएं दी। इनसे प्रेरित होकर अरब विद्वानों ने गणित और खगोल विज्ञान को और आगे बढ़ाया और वही ज्ञान बाद में यूरोप पहुंचा। अगली इकाई है वराहमिहिर और उनकी बहुमुखी प्रतिभा। वराहमिहिर प्राचीन भारत के एक महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। वे गुप्तोत्तर काल के उज्जवल रत्नों में से एक माने जाते हैं। इनकी विद्वत्ता इतनी व्यापक थी कि उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा इस प्रकार से थी: खगोल विज्ञान, ग्रह नक्षत्रों की गति, सूर्य चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी, गणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति में सूत्रों का प्रयोग, ज्योतिष, जन्म कुंडली, ग्रहों के प्रभाव और भविष्यवाणी, भूविज्ञान, भूकंप और खनिज की चर्चा, जल विज्ञान और मौसम, वर्षा की भविष्यवाणी और कृषि संबंधी सुझाव, वनस्पति एवं पशु विज्ञान, पौधों और जानवरों के गुणधर्मों का वर्णन, रत्नशास्त्र, विभिन्न रत्नों और धातुओं का वैज्ञानिक। इनका विशेष योगदान यह रहा: भारतीय खगोल विज्ञान को इन्होंने व्यवस्थित किया। ज्योतिष और विज्ञान को जोड़ने का प्रयास भी इन्होंने किया। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है और अंतरिक्ष में तैर रही है। मौसम विज्ञान और जल विज्ञान के कारण उन्हें भारत का प्रथम मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वराहमिहिर केवल एक ज्योतिषाचार्य नहीं थे, बल्कि एक विश्वकोशीय वैज्ञानिक थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा खगोल, गणित, भूगोल, मौसम विज्ञान, वास्तु, रत्न और ज्योतिष तक फैली हुई थी। वे प्राचीन भारत की वैज्ञानिक दृष्टि के अद्वितीय प्रतीक माने। वराहमिहिर का परिचय इस प्रकार से है। वराहमिहिर प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। वे गुप्तोत्तर काल में उज्जैन में खगोल और ज्योतिष केंद्र से जुड़े हुए थे। उन्होंने भारत की वैज्ञानिक और ज्योतिषीय परंपरा के प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। इनका जीवन परिचय इस प्रकार से है: इनका जन्म 505 ईस्वी के लगभग अवंतिका, जो कि उज्जैन में आता है। इनका काल 6ठी शताब्दी ईस्वी रहा है। इनके पिता का नाम आदित्य दास, जो सूर्य के उपासक थे। गुरु एवं प्रेरणा आर्यभट्ट और प्राचीन सिद्धांत। स्थान उज्जैन उस समय का प्रमुख खगोल केंद्र था। और इनकी मृत्यु 587 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: बृहत संहिता, जो कि ज्योतिष, खगोल, भूगोल, मौसम, रत्न, वास्तु आदि पर विश्वकोशीय ग्रंथ है। पंच सिद्धांतिका, 5 प्राचीन खगोल सिद्धांतों का संकलन और तुलना। बृहत जातक, जन्म कुंडली और ज्योतिष शास्त्र का मूल ग्रंथ माना जाता है। और अन्य रचनाएं लघु जातक, योग यात्रा, विवाह पटल आदि। पंच सिद्धांतिका और 5 खगोलीय सिद्धांतों का संकलन। वराहमिहिर की प्रसिद्ध रचना पंच सिद्धांतिका भारतीय खगोल विज्ञान की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इसमें उन्होंने 5 प्राचीन खगोलीय सिद्धांतों का संकलन और तुलना की। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की खगोल परंपरा का व्यवस्थित रूप से ज्ञान मिलता है। पंच सिद्धांतिका 5 प्रमुख खगोलीय सिद्धांत है, जिसमें पहला सिद्धांत है सूर्य सिद्धांत। यह सबसे प्राचीन और प्रभावशाली भारतीय खगोलीय ग्रंथ है। इसमें ग्रहों की गति
सूर्य चंद्रमा की स्थिति, दिन रात की गणना, ऋतुओं का निर्धारण आदि का वर्णन है। इसे आधुनिक भारतीय पंचांग का आधार माना जाता है। दूसरा संकलन है पौलिश सिद्धांत। माना जाता है कि यह सिद्धांत ग्रीक खगोलविद पॉलस या उनकी परंपरा से प्रभावित था। इसमें ग्रहों की गति और खगोलीय गणनाएं ग्रीक ज्योतिषीय पद्धतियों के अनुरूप थी। तीसरा सिद्धांत है रोमक सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है कि यह रोम या अलेक्जेंड्रिया की खगोल परंपरा से प्रभावित था। इसमें खगोलीय विदेशी खगोल गणनाओं का भारतीय रूपांतर मिलता है। भारतीय ज्योतिष और वेदांग ज्योतिष से गहरा संबंध है। चौथा सिद्धांत है वशिष्ठ सिद्धांत। यह भारतीय ऋषि परंपरा पर आधारित था। इसमें नक्षत्रों, ग्रहों और समय गणना की पद्धति दी गई है। पांचवा सिद्धांत है पितामह सिद्धांत। इसे ब्रह्मा से जोड़ा गया। इसमें प्राचीन वैदिक खगोल परंपरा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समय निर्धारण के नियम मिलते हैं। बृहत संहिता ज्योतिष का विश्वकोश। वराहमिहिर की प्रसिद्ध कृति बृहत संहिता को भारतीय ज्योतिष और खगोल परंपरा का विश्वकोश माना जाता है। यह ग्रंथ केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन, समाज और प्रकृति के लगभग सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन मिलता है। ग्रंथ का परिचय इस प्रकार है। रचना संस्कृत भाषा में है। लगभग 106 अध्याय इसमें है। इसका स्वरूप मिश्रित ग्रंथ है। उद्देश्य समाज, कृषि, निर्माण, जल विज्ञान, मौसम, रत्न, स्वप्न, शकुन, पशु पक्षी, स्त्री लक्षण आदि के आधार पर जीवन मार्गदर्शन है। विशेषतः इसे प्राचीन भारत का ज्ञानकोश भी कहा जाता है। बृहत संहिता भारतीय ज्ञान परंपरा की अद्वितीय कृति है। इसमें ज्योतिष, खगोल, मौसम, भूगोल, वास्तु, रत्न, समाज और संस्कृति सभी का समन्वित चित्रण मिलता है। इसी कारण इसे उचित रूप से ज्योतिष का विश्वकोश कहा गया। भविष्य सूचक ज्योतिष और कुंडली की अवधारणा। भारतीय ज्योतिष का प्रमुख अंग है कुंडली निर्माण। कुंडली को जन्म पत्रिका या होरोस्कोप भी कहा जाता है। यह किसी व्यक्ति के जन्म समय और स्थान पर आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का मानचित्र है। कुंडली की मूल अवधारणा इस प्रकार है। जन्म के समय ग्रह किस राशि और नक्षत्र में है, यह कुंडली में अंकित किया जाता है। यह मान्यता है कि ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, भाग्य और जीवन की घटनाओं को प्रभावित करती है। कुंडली के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं, शिक्षा, विवाह, संतान, धन, करियर आदि का अनुमान लगाया जाता है। कुंडली भारतीय ज्योतिष का केंद्रीय उपकरण है। यह जन्म समय पर आकाश का दर्पण मानी जाती है और इसके आधार पर जीवन की दिशा और भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। मौसम और आर्थिक पूर्वानुमान। भारतीय ज्योतिष और खगोल परंपरा में केवल व्यक्ति का भविष्य नहीं, बल्कि मौसम, कृषि और अर्थव्यवस्था का भी अनुमान लगाया जाता था। विशेषकर ऋषि पंडितों और कृषक समाज के लिए यह अत्यंत उपयोगी रहा। मौसम पूर्वानुमान, जिसमें भारतीय ज्योतिष में वर्षा, हवाएं, ऋतु परिवर्तन और आपदाएं ग्रह नक्षत्रों की चाल और प्राकृतिक संकेतों से अनुमानित किए जाते थे। आर्थिक पूर्वानुमान, कृषि और अर्थव्यवस्था प्राचीन भारत में मुख्यतः मौसम और फसल पर निर्भर थी। समाज पर प्रभाव, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन वर्षा और कृषि से जुड़ा था। राजा और प्रशासन भी पंचांग और ज्योतिष के आधार पर कृषि नीतियां और कर व्यवस्था तय करते थे।
अतः भारतीय परंपरा में मौसम और अर्थव्यवस्था का पूर्वानुमान केवल खगोलीय गणना का अभ्यास नहीं था, बल्कि यह कृषि, समाज और शासन के लिए अनिवार्य मार्गदर्शन का साधन था। यही कारण है कि पंचांग और ज्योतिष भारतीय प्राचीन भारत में व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक आर्थिक दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। उत्तरवर्ती ज्योतिषीय और खगोलविदों पर प्रभाव। भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान की परंपरा ने केवल भारत की नहीं बल्कि अरब, फारस और यूरोप तक गहरा प्रभाव डाला। प्राचीन ग्रंथों का संस्कृत से अरबी, फारसी और फिर लैटिन में अनुवाद हुआ, जिसने विश्व वैज्ञानिक परंपरा को नई दिशा दी। भारत में प्रभाव। ब्रह्मगुप्त ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियम, सूर्य चंद्र ग्रहण की गणना, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती में ग्रहों की गति, बीजगणित और कलन की प्रारंभिक झलक, वराहमिहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका में ज्योतिष और प्राकृतिक विज्ञान का विश्वकोश माना गया। इनके प्रभाव से आगे भी भारतीय पंचांग, कृषि, वास्तु और सामाजिक जीवन में ज्योतिष का महत्व बना रहा। अरब और इस्लामी विद्वानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। 8वीं और 9वीं शताब्दी में भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। मोहम्मद अल फजारी और याकूब इब्न तरीक ने ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ का अनुवाद सिद्धांत अल हिंद नाम से किया। अल बिरूनी ने भारत आकर किताब उल हिंद लिखी, जिसमें भारतीय ज्योतिष और खगोल शास्त्र का विस्तृत वर्णन दिखाई देता है। भारतीय अंक पद्धति, जिसमें दशमलव और शून्य को अरबों ने अपनाया और यह आगे चलकर अरेबिक न्यूमेरल्स के रूप में यूरोप पहुंची। यूरोप पर प्रभाव। अरबों के माध्यम से भारतीय खगोल विज्ञान और गणित स्पेन और यूरोप पहुंचा। फिबोनाची ने भारतीय अरबी अंक प्रणाली को यूरोप में लोकप्रिय बनाया। भारतीय ग्रह गणना पद्धतियों से यूरोपीय खगोलविदों को प्रेरणा मिली। भारतीय पंचांग प्रणाली ने यूरोप की कैलेंडर सुधार योजनाओं को प्रभावित किया। भारतीय ज्योतिष और खगोल शास्त्र ने भारत के उत्तरवर्ती विद्वानों को नई दिशा दी। अरब विद्वानों के माध्यम से विश्व को शून्य दशमलव पद्धति और ग्रह गणना के सिद्धांत दिए। यूरोपीय पुनर्जागरण और आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव में योगदान भी दिया।